सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाउट्स का डिस्कशन कर दे रहे हैं, और जो डाउट्स के डिस्कशन है और आज की डेट डाल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों आज की डेट है 23/8/2020 और आपके बैच का नाम है KS11C। तो सबसे पहले बच्चों पैकेज डाउट डिस्कशन है। तो सबसे पहला डाउट आपकी स्क्रीन पे आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, वो है अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। जो कॉलेज है वो क्या करता है, 38 मेडल्स देता है फुटबॉल में, 15 बास्केटबॉल में, 20 क्रिकेट में, इस तरह से देता है। अब इसमें जरूर से जरूर कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनको 2 प्ले में मिल गए हो गए मेडल्स, 2 से ज्यादा में भी मिल गए होंगे। तो उसकी इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है कि इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, ये टोटल 58 मैन के पास जाते हैं, एंड ओवरऑल कितने लोगों के पास जाते हैं, 58 के पास जाते हैं, एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल ऑफ द 3 स्पोर्ट। तो बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम बनाया है, उसमें कॉमन रीजन दिखाया है। कॉमन रीजन में यहाँ पे बताए गए हैं कि उसका कार्डिनल नंबर 3 है, मतलब यहाँ पर ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने तीनों तरह के प्ले में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में और क्रिकेट में, तीनों में उनको कॉमन है, मतलब मेडल मिला ही मिला है, मतलब तीनों तरह के खेल उनको आते हैं। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिनमें मेडल्स तो मिला है लेकिन 2-2 में कॉमन है। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको मेडल मिला है वो कॉमन है फुटबॉल और बास्केटबॉल में, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको मेडल मिला है बास्केटबॉल और क्रिकेट में, कुछ ऐसे होंगे जिसमें कॉमन होगा क्रिकेट और फुटबॉल। हमें वो वाले बच्चे निकालने हैं। जो तीनों में कॉमन है वो हमें नहीं निकालना है, क्योंकि वो हम निकालेंगे थोड़ी नहीं, वो तो हमको पहले से दिया है कि कुछ यहाँ पर लोग हैं, उसमें से 3 लोग, देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने अभी इंडिकेट किया है, उसमें से ये 3 लोग जो है ऐसे हैं 58 में से जिसको तीनों तरह के स्पोर्ट्स में कॉमन है। और समझ गए होंगे आप। तो बच्चों ये स्क्रीन में आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है और आज आपने एग्जाम में भी अटेम्प्ट किया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अब तक तो क्वेश्चन में क्या है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हमें कौन सा पार्ट निकालना है, हमें पार्ट निकालना है ये ग्रीन वाला पार्ट जिसको मैंने शेड किया हुआ है, क्योंकि ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ए और सी में भी कॉमन है, बी और सी में भी कॉमन है, ए और बी में भी कॉमन है। हमें यही पार्ट निकालना है ग्रीन वाला। मैंने पूरा नीचे तक ग्रीन नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि अगर मैं नीचे तक ले लूंगा तो फिर वो वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब उन लोगों को मेडल्स मिल जाएंगे जो तीनों में माहिर है। वो लोग तो पहले बता दिए गए कि वो लोग सिर्फ 3 है। इसका मतलब अब आपको कौन से लोग निकालने हैं, जो ग्रीन रीजन मैंने आपको शेड करके दिया है। अब बच्चों एडिशन फॉर्मूला तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे अगर 2 सेट्स हैं ए और बी, तो उनपे अगर हम एडिशन फॉर्मूला लगाते हैं तो किस तरह से लगता है, वो लिखता है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। उसी तरह से बच्चों क्या होता है, यहां पर आपको अगर 3 सेट्स दिए रहते हैं तो उसके लिए भी एडिशन फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको आपके नोट्स में लिखवाया था, मैं उसको मार्क कर दे रहा हूं कि NA यूनियन B यूनियन C दैट इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये बेटा 3 के लिए होता है। अब बच्चों हमको यहाँ पर दिया है कि टोटल जो मेडल डिस्ट्रीब्यूट हुए वो कितने लोगों को हुए, 58 लोगों को हुए। इसका मतलब A यूनियन B यूनियन C क्या है, 58। और जो A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को, फिर B बास्केटबॉल को और C क्रिकेट को। तो आपके पास वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी वो लोग दिए हुए हैं जिनको मेडल्स मिले हैं, यानी 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस, हमने क्या माइनस किया, जो चीज हमें पता ही नहीं है कि A और B। तो बच्चों ये आपकी तो रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि A इंटरसेक्शन B आपको क्या बताता है हिंदी में, A इंटरसेक्शन B बताता है कि वो मेडल्स जो A और B दोनों को मिले हैं। B इंटरसेक्शन C क्या बताता है, जो वो मेडल जो B और C दोनों को मिले। और आपसे ही पूछा ही गया
कि बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिले हैं, यानी 2 में कॉमन है। तो बेटा वो तो आपका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपको आंसर में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, सी इंटरसेक्शन ए निकालना है, यही तो आपको निकालना है। वो आपके क्वेश्चन में मौजूद है, जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने आपकी अभी स्क्रीन पे हाईलाइट किया। तो बच्चों मैंने सबसे पहले एडिशन फॉर्मूला 3 सेट्स के लिए लगाया, उसमें वैल्यूज मैंने पुट की, और आखिरी में प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 3 पता है वो भी हमने डाल दी। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास एक डाटा निकल करके आ गया, वो डाटा आपकी स्क्रीन पे लिखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, वो कितना आ गया, वो निकल करके आ गया 18। कितना आ गया, 18। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, बच्चों सभी अभी ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब जल्दी से मत खुश हो जाइएगा, क्वेश्चन अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर आपको और ध्यान देना होगा, आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, भी ध्यान से देखिए। आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, सी इंटरसेक्शन ए निकाल लिया। तो बच्चों आपको डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो एक छोटा सा डायग्राम आप अपनी कॉपी में अगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें ए इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। अपनी कॉपी में एक बार डायग्राम बना के देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो हम आपके लिए बगल में छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा समझिएगा। इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। ये देखिए बच्चों, ये मैंने ए बनाया है, ये मैंने बी बनाया है और ये मैंने सी बनाया है। अगर बच्चों हम कहते हैं कॉमन रीजन ए और बी में, तो बेटा कॉमन रीजन ए और बी में कौन सा होगा, वो तो कॉमन रीजन ये पूरा होगा ना, ये पूरा। आप ध्यान से देखिएगा, कॉमन रीजन ए और बी में कौन सा होगा, ये पूरा रीजन कॉमन होगा। और बच्चों पूरे रीजन में आपने कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ले लिए जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। तो बच्चों आपको जो तीनों में कॉमन है वो वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ा ना लेने थे, इसलिए आप उसमें से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में से जो कॉमन एलिमेंट है तीनों में उसको रिमूव करेंगे आप, यानी कि इतने पार्ट को रिमूव करेंगे जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जिसको मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट आप ए इंटरसेक्शन बी से रिमूव करेंगे। तभी आपके पास वही लोग निकल करके आएंगे जिन्होंने एग्जैक्टली 2 प्ले में मेडल जीता है। अब मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ बच्चों ने ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए निकाल के खुश हो गए हैं, तो वो आपका आंसर नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें तो वो वाले भी एलिमेंट्स आपने ले लिए जो तीनों में कॉमन है। आपको क्या निकालना था, एग्जैक्टली 2। क्या निकालना है, एग्जैक्टली 2। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी में भी से भी 3 माइनस करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी से भी 3 माइनस करना पड़ेगा, सी इंटरसेक्शन ए से भी 3 माइनस करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल आपको 18 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 9 माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकल के आएगा। तो आपका बच्चों फाइनल आंसर क्या है, 9। तो आज किसी बच्चे का ये क्वेश्चन सही हुआ है, ओके। चलिए किसी की आवाज नहीं आ रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर, माइन। अच्छा किसी का सही हुआ है, यस सर। अच्छा प्रज्ञा का सही हुआ है, ठीक है, ओके गुड। तो ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जिसका भी डाउट है वो अपना देख सकता है आराम से, और जिसको आता है तो भैया वो एक बार दोबारा करके अपना आंसर निकाल ले, क्योंकि अगर आपसे दोबारा हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से आ गया। देखिए बच्चों क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा बताइए क्या कह रहे हैं बेटा। सर मैं कह रही सबका टेस्ट नहीं था कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी टेस्ट के बारे में कोई। टेस्ट आपका नहीं हो पाया शाम्भवी का? नो सर। अच्छा, नहीं तो टेस्ट तो बेटा इंफॉर्मेशन तो ज्यादातर बच्चों ने मतलब ग्रुप में डाली थी। आप क्या उस वाले बैच में कौन अभी डाले नहीं गए हो एसएसबी वाले में? सी में तो, बट उसमें टेस्ट का तो नहीं आया था मेरे पास। अच्छा नहीं, लेकिन आज हुआ था टेस्ट। चलो कोई बात नहीं, दोबारा दे देना फिर। ओके सर। चलो ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी
मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी बच्चे। लिखा है, इट इज नोन दैट इन अ ग्रुप ऑफ पीपल ईच ऑफ whom स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम इतना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो भी हम ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि कम से कम 3 समोसे तो ले ही आना, तो अगर आप 5 ले आओगे तो हम आपको डांटेंगे थोड़ी नहीं। तो इट इज known that in a group of people each of whom speaks at least one of the language, English, Hindi, Bengali, that is 31 speak English, 36 speak Hindi, 27 speak Bengali, 10 speak both English and Hindi, 9 both English and Bengali, 11 both Hindi and Bengali. Using Venn diagram, prove that the group contains at least 64 people and not more than 73 people. तो ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पीछे वाले की तरह है। आपने यहाँ पे देख लिया कि 3 सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को, एक रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी को, और तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है बंगाली को। अब हर बार इसको वेन डायग्राम से आप मत रिप्रेजेंट करिए, वरना आप थक जाएंगे करते करते। अब आप डायरेक्ट एडिशन फॉर्मूला अपना लगा दीजिए, लगाइए एडिशन फॉर्मूला। तो एडिशन फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एन, भाई अपने आप से आप सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। इंग्लिश का ई से कर लीजिए, हिंदी का एच से कर लीजिए, बंगाली का बी से कर लीजिए, और आप अपना फॉर्मूला ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास कई सारी इंफॉर्मेशन है जो पहले से गिवन है, जैसे इंग्लिश की, हिंदी की, बंगाली की, और जो दो बोल सकते हैं भाषाएं उनकी भी वैल्यूज गिवन है। तो वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देंगे। और बच्चों जो लिखा है हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, लास्ट में ये जो वैल्यू लिखी हुई है कि इंटरसेक्शन किसका लिया गया है, क्योंकि एडिशन फॉर्मूला यही तो होता ही है। आखिरी में क्या होता है? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही आता है आखिरी में। तो बच्चों अगर आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत करिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता रहा हूं। ये आपका एडिशन फॉर्मूला लगा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहाँ मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, एक बार आप ऐसा इंटरसेक्शन लेंगे जो 0 के बराबर ले लीजिए। 0 का मतलब कोई भी एक भाषा भी किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है ना। और एक बार ऐसा कर लीजिए कि इंटरसेक्शन आप क्या कर लीजिए, सीधा सीधा 9 के बराबर कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर ये 9 कहां से आ गया? ये तो समझ में आता है कि कोई भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो उसको हम 0 कर लेंगे मिनिमम वैल्यू पे। लेकिन मैक्सिमम आपने जो कॉमन लैंग्वेज है वो 9 कैसे कर ली? तो हमने कहा सर आपके पास जो डाटा गिवन है उसको देखिए। आपके पास डाटा गिवन है कि इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं, 10, हिंदी और बंगाली में कितने हैं, 11, तो इंग्लिश और बंगाली में कितने हैं, 9। इसका मतलब मैं यहां पर मिनिमम वैल्यू जो कॉमन एलिमेंट्स की है वो कितनी है, 9 है ना। 10, 11 और 9 में सबसे कम वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी। तो इसका मतलब इंग्लिश बंगाली जो बोलने वाले लोग हैं वो 9 लोग हैं। तो यहां क्या मतलब हुआ कि मिनिमम वैल्यू तीनों में क्या हो सकती है, वो 11 थोड़ी नहीं होगी, 11 हो ही नहीं सकती। मिनिमम वैल्यू क्या होगी तीनों में जो कॉमन हो, वो 9 हो सकती है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन। तो अगर 2 में कॉमन है तो 3 में तो कॉमन हो ही गई, क्योंकि बाकी 2 तो 9 से ज्यादा है, वो 11 है और एक 10 है। इसलिए बच्चों हमने यहां पर क्या लिया, 0 से 9 तक की इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट किया है कि ये जो कॉमन वैल्यूज है, यानी कि कॉमन भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो 0 भी हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 9 भी हो सकते हैं। तो बेटा एक बार आप 0 डाल के अपना आंसर निकाल लीजिए तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और 9 डाल के आंसर निकाल लीजिए तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और इससे जो आपको प्रूफ करना था वो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत देर तक इसको एक्सप्लेन कर दिया है।
तो आपके पास ये नोट्स भी आ जाएंगे, आप नोट्स में भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने काफी देर तक समझाया है तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे डाउट्स की तरफ। कुछ और डाउट्स भी हैं, ये आपके दूसरे डाउट्स मैं निकाल रहा हूँ। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक दूसरा डाउट है, यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है, आपके पास दिया गया है पैकेज में से क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसकी आपको निकालनी है डोमेन। क्या निकालनी है? डोमेन। और डोमेन का बच्चों मतलब मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि डोमेन जब भी निकालते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो क्या होगी? वो वैल्यू होगी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब बच्चों डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक बार माइनस का मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। जब यहाँ पे करते हैं तो कई बार सर डिनोमिनेटर क्या है? तो बच्चों डिनोमिनेटर तो मैंने आपको समझाया है कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या हो, ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में वो वैल्यू क्या होती है? वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जैसे 2 3 4 नहीं होते वैसे ही ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों आपके पास क्या बचा? सिर्फ आपके पास इनइक्वालिटी बची है, सिर्फ वो बची है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सिर्फ यही तो बची, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होने की वजह से हमने उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर दिया या सोचा ही नहीं। अब बच्चों ये आपके पास एक्सप्रेशन बना है, इसके आप फैक्टर करेंगे तो हो नहीं पाएंगे। जब फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो हम लोग धराचार्य वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके अपने फैक्टर्स यानी एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो बच्चों आपको वैल्यू पता होगी, धराचार वाला फॉर्मूला पता होगा सभी बच्चों को। वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों इस इक्वेशन के लिए आप एक बार x की वैल्यू प्लस साइन के साथ लीजिए तो एक वैल्यू आएगी, माइनस साइन के साथ लीजिए तो दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से बच्चों x की दो वैल्यूज आएंगी, उसको नंबर लाइन पर अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेवीज कर्व पैटर्न को फॉलो करिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। और यही आपका आंसर है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो जिस बच्चे का ये डाउट था उसने अब समझ लिया होगा काफी अच्छे से। तो अभी भी किसी के पास कोई डाउट है या किसी ने पैकेज के क्वेश्चंस अगर नहीं लगाए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, फिर आप घर पे पैकेज के क्वेश्चंस आपको लगाना और आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जब आप पैकेज में देखेंगे तो पैकेज में इस तरह से लेस देन 0 लिखा हुआ है। ये पैकेज में इस तरह से यहाँ पर लेस देन 0 लिखा हुआ है, ये कोई करेक्शन है, आप ये लेस देन 0 हटा दीजिएगा, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा यहाँ पर डोमेन निकालनी है इसकी। तुम कहोगे सर डोमेन निकालनी है, वो तो अब बहुत आसान काम हो गया है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लीजिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, फैक्टर वगैरह कर लीजिए। जब आप ऊपर नीचे सब फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर करने के बाद बच्चों जो आपके पास डाटा निकल के आएगा वो आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 होल डिवाइड बाय x माइनस 1 x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बच्चों x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। आप अपनी इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका देखिए क्या आ रहा है। सभी बच्चे यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है -7 से 2 पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि 2 न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर 0 हो सकता है। अब बच्चों आपने जो आंसर निकाला है उसमें एक खास बात है वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपके आंसर में 1 भी आ गया है। और अगर आपके 1 जो है, इधर ध्यान दीजिए सब लोग,
अगर आप 1 जो है इस फंक्शन में डालते हैं, अपने ओरिजिनल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 1 डलेगा तो 1 इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा, क्योंकि 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। इसलिए हम इसमें से 1 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपके डाउट है। देखिए बच्चों, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही छोटा और मामूली क्वेश्चन है। ये बस जो मैंने आपको रूल्स धीरे धीरे सिखाए थे वो आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम होगी नहीं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन कॉपी करिए। डोमेन निकालनी है, तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो बच्चों, जो पावर माइनस में है उसको नीचे आकर के प्लस कर दीजिए, पावर -5 -7 सबको नीचे ले आके प्लस कर दीजिए। तो बच्चों आपके पास देखिए कितने टर्म्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। एक बच्चों ये है पावर 3 वाला, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चाहे x-2 की पावर 1 ग्रेटर देन 0 हो, चाहे x-2 की होल पावर 3 ग्रेटर देन 0 हो, चाहे x-2 की होल पावर 99 ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ऑड पावर को मैंने आपको सिखाया था कि 1 के बराबर एज्यूम करते हैं। तो 3 को हटा के आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यानी ये सिर्फ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² - 11, और उसके आप फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x + √11 x - √11। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर से आपके पास एक ऑड पावर का फैक्टर आ गया है। इस ऑड पावर को आप 1 की तरह ट्रीट कर दीजिए, और इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर क्या बन जाएंगे, a + b a - b। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। फिर से बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x² - 36 7। फिर ऑड पावर को 1 की तरह ट्रीट कर दीजिए और उसको लिख दीजिए x + 6 x - 6। बच्चों देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, x² + 3। ये तो x² + 3 है, तो बच्चों x² + 3 तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जो चीजें ऑलवेज पॉजिटिव होती है उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो x² + 3 में कोई भी वैल्यू आप डालिए, -1 -2 5 3 0 कुछ भी डालिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव बना रहेगा। तो इसका कुछ होना नहीं, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। बच्चों आप दूसरे फैक्टर्स देख लीजिए क्या है। एक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा अभी, एक है बच्चों, एक ये वाला फैक्टर और एक बच्चों ये वाला फैक्टर है। तो बच्चों इन फैक्टर्स को मैंने इवैल्यूएट कर दिया है। आप ध्यान से देखिए, आपके पास लिखे हुए हैं वो फैक्टर। ये देखिए x² + x - 30 के मैंने फैक्टर किए। ये फैक्टर क्या निकल के आए बच्चों, x - 5 x + 6। और बच्चों जो दूसरा वाला है x² + 2 x + 3, इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, तो ये बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसको भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन से दो फैक्टर से डिस्कार्ड हो चुके हैं, एक x² + 3 है और दूसरा x² + 2x + 3 है, क्योंकि उनका a पॉजिटिव और d नेगेटिव। अब बच्चों सारी चीजें यहाँ पर आप डाल दीजिए। जब आप डालेंगे तो यहाँ पर बचे हुए फैक्टर्स जो थे वो कौन कौन से बचे हैं बेटा, एक फैक्टर आपका आएगा x - 5, उसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए बच्चों, एक फैक्टर आपका आएगा x - 5 और एक आएगा x + 6। ये फैक्टर आपके बच गए थे, ये भी मैंने लिख दिए, क्योंकि किसके फैक्टर आए हैं, x² + x - 30 के। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जरा टर्म्स कलेक्ट करेंगे आप, सभी बच्चे टर्म्स कलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों मैंने लास्ट में फैक्टर लिख दिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना आना चाहिए। अब बच्चों आप टर्म्स कलेक्ट करिए, तो आपका आंसर अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर x - 5 डिनोमिनेटर में 2 बार आ गया है, इसका मतलब वो x - 5 का होल स्क्वायर हो गया, और सर इवन पावर का फैक्टर होता है तो इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड हो जाता है। सिमिलरली सर x + 6 2 बार आ गया, तो उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि x + 6 का होल स्क्वायर हो, इवन पावर का फैक्टर है, इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बच्चों आपके पास फाइनली कौन से फैक्टर बचे हैं, डिनोमिनेटर में सिर्फ ये फैक्टर बचे हैं, x + √11 x - √11 x + 5 x - 6। इनको बच्चों नंबर लाइन पे अरेंज कर लो। नंबर लाइन पे अरेंज करने के बाद अपना आंसर आप निकाल लीजिए वेवीज कर्व पैटर्न से। तो बच्चों ये आपका आंसर मैंने सबसे टॉप पर लिखा हुआ है, ये देखिए सबसे टॉप पे, ठीक है। तो क्या लिखा है ये आंसर, -∞ से -5 यूनियन, -√11 से +√11 यूनियन 6 से इंफिनिटी,
और इसमें बच्चों शायद कोई एक नंबर आ गया है, जैसे -6 आ गया है इसमें, और -6 मेरे को नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर हम -6 ले लेंगे तो उस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 परफेक्ट स्क्वायर को एक्सक्लूड किए थे, उनके क्रिटिकल पॉइंट थे -6 और 5। तो -6 और 5 अगर आपके आंसर में आएंगे तो उसको आपको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। -5 तो आ नहीं रहा, लेकिन -6 आ गया, इसलिए मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों ये भी जिसका डाउट था उसको वो क्लियर हो गया होगा, जिसका भी डाउट था वो पूरी अच्छे तरीके से समझ रहा होगा, या जिन बच्चों ने पैकेज के क्वेश्चंस अभी तक नहीं लगाए हैं तो भैया वो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको करने तो पड़ेंगे ही इन ऑल। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी किसी बच्चे का डाउट है। तो ये जिस भी बच्चे का डाउट है मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सीधा सीधा ये नोट्स तो भेजूंगा ही ना, तो उसमें आपके पास सॉल्यूशन होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने जस्ट प्रीवियस वाला किया है, आप इसको कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये भी बच्चे का डाउट है, लेकिन ये एक्चुअली में करेक्शन था, पूरा लिखा नहीं था उसमें बुकलेट में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे ध्यान दें। लिखा है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स, तो आपके पैकेज में फॉलोइंग डायग्राम्स बने ही नहीं थे। लिखा था द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल। तो आपके पास बच्चों देखिए ये यूनिवर्सल सेट मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है, एक सिर्फ ट्रायंगल है उस पर यू लिखा हुआ है, और बेटा हमने ए और बी सेट्स को रिप्रेजेंट किया है कि ए कहाँ है, बी कहाँ है। अगर ए यहाँ है तो लेफ्ट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऊपर भी है तो नीचे बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास डाटा पहले से ही गिवन है, ठीक है ना, जो हमारे पास ये डाटा है ये पहले से गिवन है। अब बच्चों इस डाटा को देख करके आपको ए यूनियन बी बताना है। तो ए यूनियन बी तो बच्चों कोई भी बता सकता है इस डाटा को देख के। ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए वाला छोटा सा ट्रायंगल लेंगे जो बना है, और बी वाला भी ट्रायंगल लेंगे, दोनों को यूनियन करेंगे, मतलब सारे पॉइंट्स लेंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। अभी किसी को डाउट हो तो भैया वो हमसे पूछ सकता है। ए यूनियन बी बच्चे यही होगा जिसने भी पूछा है, क्योंकि देखिए बच्चे ये है और बी ये है, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो इतना ही रीजन कॉमन आ जाएगा पूरा। पहले ए वाला आप मार्क कर लीजिए, फिर आप बी वाला मार्क कर लीजिए। जब आप ए वाला बी वाला मार्क करेंगे तो आपके पास यही कॉमन रीजन आएगा। उसके बाद लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट जो भी मैंने स्क्रीन पे इंडिकेट किया है। यूनियन बी, तो बच्चों ये बी है, इसका बी से यूनियन लेंगे, तो बच्चों एक बार यूनियन लेने का मतलब तो बहुत आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दो, बी को शेड कर दो, आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आ जाएगा। फिर हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो कॉमन रीजन है वो आपको लिखना है। तो कॉमन रीजन आप दोनों को जब मार्क करेंगे तो उसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि कॉमन रीजन कहाँ पर है। उसी तरीके से बच्चों लास्ट वाला भी पार्ट आपको एकदम क्लियर हो गया। तो बच्चों आपके पास डाटा पैकेज में पूरी तरीके से लिखा नहीं था, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे वहां पे। तो आपके पास बेटा ट्रायंगल ये है, इस तरह से बने हुए, इसी में आपको ये सारी चीजें बतानी थी। ठीक है, सबका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपको मे बी प्रॉपर्टी भूल गए हो या पता ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बच्चों में एक ब्रैकेट के अंदर पहले एक चीज डाल देता हूँ, उसको कहता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट है, उसने बताया था डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बेहद आसानी से हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ कुछ नहीं कहता है, वो ये कहता है तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। और बच्चों यदि ये आपको क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है ये गलत है, तो आप एक काम कर लीजिएगा बच्चों, आप एक यूनिवर्सल सेट लिख लीजिएगा।
उसमें 0 से लेके 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक नंबर लिख लीजिएगा। फिर आप सेट ए लिख लीजिएगा, उसमें 1 2 5 नंबर लिख लीजिएगा। फिर आप सेट बी लिख लीजिएगा, उसमें 3 2 9 नंबर लिख लीजिएगा। ऐसे करके फिर बच्चों आप ए यूनियन बी निकालिएगा, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, बी कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा। तो इस तरह से जब आप सारा डाटा एलएचएस और आरएचएस में डालेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ आज के बाद बच्चों पता होना चाहिए आपको, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो बच्चा है उसने बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको समझ में आ गया होगा। आपके पास बच्चा यूनिवर्सल सेट दिया है, उसमें 700 एलिमेंट्स है, ए में 200 है, बी में 300 है और इंटरसेक्शन दिया है 100। आपसे बच्चा क्या पूछा गया है? पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चा अभी हमने आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यदि आपको निकालना हो तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके निकालेंगे? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे यहाँ पे करना स्टार्ट कर दो। अब आपको क्या निकालना है? आपको ए यूनियन बी निकालना है, क्योंकि अगर आप ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ए यूनियन बी तो आप जानते हैं निकालना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैंने अभी आपके सामने मार्क कर रहा हूं सही से। तो ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तो आप एडिशन फॉर्मूला तो आप जान गए होंगे, ये तो आपकी रग रग में समा गया होगा। तो बच्चों इसमें वैल्यूज डाल दीजिए तो आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आप क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट्स में कितने एलिमेंट है? 700। उसमें से अगर हम माइनस करेंगे 400 तो आपका कितना आ जाएगा? 300 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बस इसमें यही है कि अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता हो तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। तो क्या होता है? वो होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे आपने एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ था, तो ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें तो वो करना ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिएगा और यूनिवर्सल सेट से माइनस करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको ये समझ सर ये जो पेज है बेटा आपके सामने जो हमने शो किया है, ये आपकी बेसिक मैथमेटिक्स का ही पेज है। तो उसी को मैं यहाँ पे एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ।
तो बच्चों आपको देखना होगा यहाँ पे मैं और कौन सी बातें आपको समझाने जा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, इस तरह का रिलेशन आपके पास आएगा। तो अगर इस तरह का रिलेशन आपके पास आ जाए तो आप समझिएगा ये रिलेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब x और y दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा हो। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब x और y दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो। भाई इनका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, x भी निगेटिव हो y भी निगेटिव हो, या x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो बच्चों हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बताया है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको अगर उसमें नहीं यूज करेंगे आप तो आपके क्वेश्चंस काफी बड़े बन जाएंगे, आपको करने में काफी अटपटा महसूस होगा, आपको लगेगा कि शायद हम लोग को कम पढ़ाया गया है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी बातें और बता रहा हूँ कि मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x प्लस वाई के इक्वल होगा यदि x y ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर कोई लिख दे मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, तो बच्चों ये तभी होल्ड करता है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0। एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव होगा, तभी उनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन 0। एक्स पॉजिटिव हो तो वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव तो एक्स नेगेटिव, लाइक दिस। तो बच्चों ये दो रिलेशंस आपको 100% याद रखने। अब आप कहोगे कि सर ये रिलेशन कहीं पे यूज किए जाएंगे। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखो आपकी स्क्रीन मैंने ऊपर उठा दी है और मैं स्क्रीन बड़ी कर दी, ये देखो। अब आप देखो ध्यान से, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। कह रहा है इसको सॉल्व करो और x का इंटरवल बताओ। अगर आप बच्चों उसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर लाइन बनानी पड़ेंगी, 3 नंबर लाइन, एक बार पहले वाले मोड के लिए, एक बार दूसरे वाले के लिए, एक बार तीसरे वाले के लिए, 3 केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे, तब जाके आखिरी में यूनियन लेंगे तो जाके आंसर निकलेगा। अगर आप इन सब कामों से बचना चाहते हैं तो आपको सीधा सीधा जो अभी हमने बताया आपको वो पता होना चाहिए कि मॉड x प्लस मॉड y किसके इक्वल है, यहाँ पे मॉड x प्लस y के। चेक कर लीजिए आप कि x माइनस 1 और 2x माइनस 3 का जो सम है वो 3x माइनस 4 है, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, यानी कि मॉड x प्लस मॉड y किसके इक्वल है, मॉड x प्लस y के इक्वल है। इसका मतलब आप ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब x और y दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे x की जगह क्या है, x माइनस 1, y की जगह क्या है 2x माइनस 3, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो वेव टॉप 1 आया और एक आया 3/2, वेव इसका पैटर्न लगाएंगे और अपना आंसर निकाल करके हम लिख देंगे। क्या आंसर आएगा बच्चों, आंसर आएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है बच्चों, 1 पे 0 हो सकता है, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए बच्चों हमने कितनी जल्दी आंसर निकाल दिया। और बच्चों ये तो आप कर ही लेंगे क्वेश्चन, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोबारा आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है मॉड x माइनस 1 लेस देन 2। तो आप कहोगे सर ये तो कल बताया था कि मॉड x लेस देन a होता है, इसका मतलब x लाई करेगा माइनस a से प्लस a, यानी इसका जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -2 से +2। अब यहां से आप x निकाल लेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो सभी बच्चों को हमारी बातें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो हमने कल पढ़ाया था उसमें कुछ मैंने और ऐड ऑन किया है। क्या ऐड ऑन किया है, सिर्फ ये दो बातें जिनका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, ये कब होगा,
xy ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब आपको क्वेश्चन में एकदम खुला खुला नजर आएगा कि एक मॉड वाले नंबर को दूसरे वाले मॉड के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये RHS वाला नंबर आ जा रहा है। तो आप समझ लीजिएगा ये कंडीशन, मतलब आपको ओपनली क्वेश्चन में डायरेक्टली हिट करने लगेगा वो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से ये दो प्रॉपर्टीज आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि हम ज्यादा बताते हैं तो आप फिर भूल जाते हैं। कम से कम ये दो प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। और बच्चों देखिए, आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने कुछ फिर से और क्वेश्चंस शेयर किए। ये क्वेश्चन तो आप शायद आपने घर पे किए हो, आपको याद हो, क्योंकि मैंने तो ज्यादातर कराए हैं। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, और भी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सभी बच्चे ध्यान दें। बच्चों जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, मैं स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, बच्चों फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में देखो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम है तो बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और मैंने आपको बिगिनिंग लेवल पे बताया था कि अगर मॉड x इज इक्वल टू कभी भी a होता है तो आप x कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a। x क्या होता है? प्लस माइनस a। तो बच्चों अगर हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? एक बार हम 2 माइनस 3x/4 को 5 के बराबर करेंगे, एक आंसर आपका वो हो जाएगा। फिर हम 2 माइनस 3x/4 को -5 के बराबर करेंगे, वो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो आपके दोनों ही आंसर है, पहला वाला यूनियन दूसरा वाला। यूनियन को हम लोग और भी कहते हैं, तो यानी कि आपका ए आंसर भी होगा और माइनस ए भी होगा। ठीक है बच्चों, और एंड को क्या कहते हैं? एंड को कहते हैं इंटरसेक्शन। तो बच्चों मैंने स्क्रीन फिर मैं छोटी कर रहा हूं, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से बच्चों आप फर्स्ट पार्ट भी घर पे कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप घर पे किया करिए, क्योंकि मेरे को ऐसा डाउट लग रहा है कि आप लोग घर पे काफी कम काम करते हैं। तो घर पे जैसे ही आपको टाइम मिला करे तो आप जरूर से जरूर काम करिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी बच्चों को बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ी और बातें आपको समझा रहा हूँ। बच्चों कल मैंने आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ तो बताया था, काफी देर तक बताया था, तो वो आप समझ गए होंगे। लेकिन बच्चों इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के अलावा आपके पास कुछ और ग्राफ भी होते हैं जो आपको समझने होते हैं। वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका भी ग्राफ होता है बच्चों। बच्चों जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या होता है? एक इंटीजर होता है। वैसे ही बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक फ्रैक्शन होता है। जैसे तभी तो हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट कह रहे हैं। मतलब इसका रिजल्ट कैसा होगा? ये तो 1/2 1/3 मतलब 0.5 हो सकता है, 0.6 होता है, 0.7 हो सकता है, 0.67 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, जो भी होगा डेसिमल में होगा। और इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। क्या लाई करती है? 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना होगा कि आज मैं आपको एक ग्राफ बताने जा रहा हूं। हालांकि ग्राफ आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और अभी हमने बताई कि इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और 0 से 1 के बीच में ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। 1 कभी नहीं लेता है, 0 से 1 के बीच में, और मिनिमम वैल्यू अपनी 0 लेता है। तो सभी बच्चों को यहाँ पे डोमेन और रेंज इसकी क्लियर होने की, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका ग्राफ एक बार आपको समझा देते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका ग्राफ आपको एक बार हम समझाते हैं। तो इसके ग्राफ के लिए हम लोग वापस चल लें अपनी कॉपी पर, रिटर्न बैक। तो बच्चों हमें किसका ग्राफ समझना है? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। देखिए भाई फंक्शंस में ऐसे ही होता है, पहले आपने मॉड देखा, फिर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा, फिर आप फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे हैं, फिर आप लॉगरिथम देखेंगे। इस तरह से फंक्शंस चलता है और फिर ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? तो ये सब चीजें उसमें पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाना काफी आसान होता है अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता हो। तुम कहोगे सर इसका ग्राफ बनेगा कैसे? हमने कहा बेटा कोई भी अगर एक जनरल x लेते हैं,
हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात ही नहीं करते। कोई भी अब अगर हम एक जनरल एक्स लेते हैं तो उस जनरल एक्स में क्या हो सकता है, एक इंटीजर पार्ट भी हो सकता है और एक उसका फ्रैक्शन पार्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 7.2 ले लिया, लेट से आपने 7.2 ले लिया, तो 7.2 में क्या हो सकता है, 7 भी है, 0.2 भी है, तो 0.2 क्या है, फ्रैक्शन, और 7 क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो बच्चों हमने कोई भी नंबर ले लिया x, तो x में क्या हो सकता है, उसका इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आप कहोगे सर फ्रैक्शनल पार्ट होगा x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो हमने कहा बच्चों को अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है तो आप किसका ग्राफ बनाएंगे, कहोगे सर हम ग्राफ बनाएंगे x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का, क्योंकि यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, यानी आपके जो भी ग्राफ बनेगा उसका हाइट जो होगा, उसकी जो रेंज होगी, जो y की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा नहीं। अब बच्चों जिन्होंने कल का लेक्चर बहुत आराम से समझा था तो उनको यहाँ पे समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो y की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे सर अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इंटीग्रल पार्ट उसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हम सिर्फ x लिख देते हैं। सभी बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे। अगर x बेटा 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो y क्या होगा, वो है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो x है 1 से 2 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, तो उसको आप 1 लिख दीजिए। उसी तरीके से बच्चों अगर आप x 2 से 3 के बीच में लेंगे तो y क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रल पार्ट अगर x 2 से 3 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 2 होगा। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम x माइनस 1 से 0 लेते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, बताइए। तो क्यों भाई, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, अगर x माइनस 1 से 0 के बीच में होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1 होगा, और -1 हम जैसे ही वहां पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा वहां पे, +1 होगा, क्योंकि आपकी डेफिनेशन क्या है जिसका आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ये है। तो यहां पर आप वैल्यू डालते रहिए और अपना ग्राफ बनाते चलिए। ठीक है बच्चों, ग्राफ बना लीजिए आप। भाई हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मतलब वो बहुत कमजोर बच्चा भी कोई होगा तो उसको भी समझ में आने लगा होगा कि ये ग्राफ कैसे बन रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गया। तो बच्चों ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1। चलिए बच्चों ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ या y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आप जानते ही होंगे। चलिए पहले हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपके लिए मजे से बनाते हैं। ये देखो, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये देखो, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, है ना। लेकिन ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या आप बनाते ही चले जाएंगे क्या, नहीं भैया, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सिर्फ 0 से 1 के बीच में बनाना है। तो जब बेटा x 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ कितना बनेगा उतना ही बनाओ, ऐसा थोड़ा ना बनाते ही चले जाओगे। जब x 0 से 1 के बीच में उतना ही ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एक्स का। तो तुम कहोगे सर हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये है सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब x 0 से 1 के बीच में। समझ में आया, कितना आसान, क्लियर हो गया होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। 1 पर उसकी 1 पे ना लेना, 1 पे उसको क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। 1 पर उसको ऊपर से क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। ठीक है ना, क्योंकि आपने x 1 नहीं लिया है, याद रखिएगा। x आपका 0 से 1 है, उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर 1 ले लिया तो x माइनस 1 बन जाएगा, ये x माइनस 1 नहीं है, y इक्वल टू एक्स। उसी तरीके से बच्चों आप y इक्वल टू, देखिए पहले अभी आपने इस डेफिनेशन को फॉलो किया, अब इससे फॉलो करिए। अब y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। चलिए बनाइए।
ये हुआ ना ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस 1। अगर आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है तो आप कोई भी दो वैल्यूज डाल दिया करिए, ग्राफ बना लिया करिए, ऐसा ग्राफ होगा। अब पूरा थोड़ा ना बनाएंगे, इतना पोर्शन हम हटा देंगे क्योंकि हमारा x तो सिर्फ 1 से 2 के ही बीच में है ना, किसमें 1 से 2 के ही बीच में है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे इसका ग्राफ बनना कैसे है, ठीक है ना। तो हम इस ग्राफ को बनाते चले जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। अब मैं इस ग्राफ को बनाते ही चला जा रहा हूं, किसी को पूछना है तो भैया वो दोबारा पूछ लें, दोबारा समझा देंगे। ये बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, इस तरह से ये चलता चला जाता है, ठीक है बच्चों। ये ऊपर हाइट होती है 1, तो ये 0 से 1 के बीच में लाइन करता है। तो बच्चों ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। तो सभी बच्चों को ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से मैंने इसको इंडिकेट किया है आपको। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है, ठीक। अभी भी चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लो भैया फ्रैक्शनल पार्ट में। कोई भी ऐसा कोई बच्चा सिंगल जो भी हो वो पूछ सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। बच्चों आपके पास एक यहाँ पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। बच्चों उस फंक्शन को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? दो फंक्शन से आपको दोनों फंक्शन डिफाइन करने हैं। अभी मैं आपको पहला फंक्शन दिया है तो आप कहोगे सर डिफाइन करना बहुत आसान होता है, अगर दो मॉड होते हैं तो हम दो नंबर लाइन बनाएंगे, क्योंकि सर अगर आप जैसे y इज इक्वल टू मॉड x को डिफाइन करते थे ना, वैसे ही आप इसको भी डिफाइन करेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दो नंबर लाइन है। तो देखिए, तो हम पहले दो नंबर लाइन बना लेते हैं, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है बच्चों। तो पहले सबके लिए सबसे पहले पहला वाला, तो यहाँ 1 से बड़े x डालेंगे तो वो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। ये किसके लिए? इसके लिए। 1 से बड़े x डालेंगे ये मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और 1 से छोटे x डालेंगे तो ये मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। अगेन दूसरा क्रिटिकल क्या है? x प्लस 1 का, उसके लिए बना उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा -1। -1 से बड़े x दिए तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो उसका मॉड कौन साइन से खुलेगा? लेस देन 0 होगा तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजन स्प्लिट हो गए हैं। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक ये है, तीन रीजन बन गए। -1 से छोटा, -1 और 1 के बीच में, और 1 से बड़ा। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमको डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे x क्या है? लेस देन -1। चलिए x लेस देन -1 में क्या होगा? आपके दोनों मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे। तो चलिए दोनों मॉड हम नेगेटिव साइन से खोल देते हैं, यानी पहला मॉड भी नेगेटिव साइन से खुलेगा क्योंकि दोनों में माइनस है, और दूसरा मॉड भी नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो बच्चों ये क्या डेफिनेशन आ जाएगी? ये आ जाएगी -2x। क्या आ जाएगी? -2x। चलो बच्चों दूसरी डेफिनेशन लो। जब x आपका क्या है? -1 से 1 के बीच में, तो बच्चों जब भी ग्रेटर का साइन आएगा तो वहां पे इक्वल का भी साइन आएगा, इसलिए हमने -1 लेस देन इक्वल टू, मतलब इसको हम कह सकते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर के साइन पे x पे कभी भी ग्रेटर का साइन आएगा तो वहां पे इक्वल का भी साइन आता है, याद रखना होगा आपको। तो बच्चों उसमें एक मॉड आपका पहला वाला किससे खुलेगा? नेगेटिव साइन से, तो -x प्लस 1 और दूसरा वाला पॉजिटिव साइन से ही खुलेगा। तो बच्चों ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 2। क्या बन जाएगी? 2।
और बच्चों अगर हम 1 से बड़ा ले लेंगे तो 1 से बड़े में दोनों ही मॉड पॉजिटिव साइन से खोलेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा 2x। तो बच्चों इस तरह से अगर आपके पास आपके पैकेज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे और अपना क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको फिर से लिखना चाहते हैं तो दोबारा आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिश वे में इसे आंसर लिखा जाता है। fx होगा -2x जब x लेस देन -1 है, -1 से 1 में 2 है और x अगर ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू 2x है। तो बच्चों देखो मैंने डिफाइन कर दिया इस फंक्शन। तो सभी बच्चों को फंक्शन अपना डिफाइन करने आना चाहिए। आप खूब सारे मॉड देख करके कंफ्यूजन मत पैदा किया करिए कि अगर खूब सारे मॉड आएंगे तो हम उसको फंक्शन लिख ही नहीं पाएंगे, फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जब x -1 से छोटा होगा तो मॉड नेगेटिव साइन, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको करना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो है fx इज इक्वल टू mod of x minus 2 प्लस mod of x plus 2। चलिए बच्चों उसको डिफाइन करिए। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आप ही को करना है। इसको आप डिफाइन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को डिफाइन करिए अपनी कॉपी में भाई। कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? अगर जिसको बहुत इजी लग रहा है तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे भाई। ये अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। जिसको लगता है बहुत इजी है ये तो कोई भी कर लेगा, तो बढ़िया वो इस क्वेश्चन का आंसर हमको बता दे। मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, आंसर मेरे को आप बता दो। हाँ किसी का हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 5 है। अब इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो भी नंबर हो, किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट, नंबर क्या है x², किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है 5 है। तो इसका मतलब वो नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा? वो नंबर लाई करेगा 5 से लेकर के 6 के बीच में। यही तो मतलब हुआ भैया। अगर किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 5 है तो उसको कहां से कहां तक लाई करना पड़ेगा? 5 से लेकर 6 के बीच में तो लाई करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब हुआ कि x² ग्रेटर इक्वल टू 6 है। सॉरी दोबारा लिखते हैं। इसका मतलब हुआ x² ग्रेटर इक्वल टू 5 है एंड x² लेस देन 6। ये इसका मतलब हुआ। इसको सॉल्व करिए आप अपनी कॉपी में। पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये देखिए दूसरी वाली को भी सॉल्व करते चले जा रहे साथ में। तो बच्चों यहां से आंसर आएगा x बिलोंग टू -∞ से -√5 यूनियन √5 से इंफिनिटी।
और बच्चों दूसरे वाले से आंसर आएगा x बिलोंग टू -√6 से +√6। अब बच्चों दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। अगर आपको √6 और √5 की वैल्यूज नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर से अपना कैलकुलेट निकाल लीजिए और इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर बताइए क्या आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग टू -√6 से -√5 यूनियन, यहां √5 पे क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन √5 से √6। ये बच्चों आपका इंटरसेक्शन लेने का फाइनल आंसर है।